गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। दमदार 10 में आपका स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राम मंदिर चंदा चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर। एसआईटी जांच का आखिरी दिन 15 जुलाई तक मिली थी एसआईटी को म्याद, तो फाइनल रिपोर्ट में हो सकते हैं और भी बड़े खुलासे। तो देखिए किस तरीके से एसआईटी में लगातार जांच जो है हुई और 15 जुलाई तक जो एसआईटी को समय दिया गया था वो आज खत्म होती हुई, और इस फाइनल रिपोर्ट में कई ऐसे खुलासे हो सकते हैं जो कि अभी तक हम किसी ने नहीं सोचे होंगे। तो राम मंदिर चंदा चोरी मामले से ये बड़ी खबर कि आज एसआईटी जांच का आखिरी दिन है। ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ फाइनल रिपोर्ट सरकार को एसआईटी सौंपती है और उसमें क्या बड़े खुलासे होते हैं। तो एसआईटी में कौन कौन शामिल, चलिए हम आपको ये भी बताते हैं। एसआईटी की कमान लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत को दी गई है। इसके अलावा टीम में आईजी रेंज किरण एस, वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन सदस्य भी इसमें हैं। पूरा मामला क्या है आपको पता है कि आरोप है कि राम मंदिर में आने वाले दान, चढ़ावा, नकदी, सोने चांदी जैसे मूल्यवान वस्तुओं के प्रबंधन में गड़बड़ियां हुई है और इसी के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। एसआईटी के गठन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ साफ कहा गया था कि एसआईटी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो एसआईटी ने क्या क्या जांचा है? दान पेटियों और चढ़ावे की प्रक्रिया रिकॉर्ड, साथ ही हिसाब किताब, मंदिर प्रशासन की व्यवस्थाएं, उसकी जांच की गई है। इसके साथ ही जो भी संबंधित कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे भी पूछताछ की गई है। तो उपलब्ध दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की भी जांच की गई है। तो देखिए किस तरीके से लगातार इस पूरे मामले पर जांच होती हुई, और 13 जून 2026 वो तारीख है जब यूपी सरकार ने एसआईटी गठित की थी। तो एसआईटी टीम अयोध्या पहुंची। इसके बाद मंदिर परिसर का निरीक्षण किया गया। टीम ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी। इसके बाद प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कई बातें सामने आई थी, जिसमें क्या क्या सामने आया चलिए ये भी जान लीजिए। रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एसआईटी ने दान, कीमती वस्तुओं के प्रबंधन में लापरवाहियों की ओर संकेत किया था। तो अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। तो देखिए अब जो है 15 जुलाई वो आखिरी दिन है जब जांच के लिए आखिरी दिन जो है निर्धारित किया गया था, और अब जो फाइनल रिपोर्ट होगी वही आज सरकार को सौंपी जाएगी। तो आगे क्या कुछ होगा, तो एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर ही जिम्मेदारी तय की जा सकती है। कार्रवाई की सिफारिश भी हो सकती है। तो मंदिर की दान व्यवस्था में सुधार के कदम भी उठाए जा सकते हैं। ऐसी तमाम जानकारियां सामने आई हैं। लेकिन अब देखिए एसआईटी की जांच रिपोर्ट में क्या क्या नए नए खुलासे होंगे, ये तभी सामने आएगा जब एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। लेकिन संभावनाएं और भी हैं। अगर एसआईटी की जांच पूरी नहीं हुई होगी, एसआईटी को कहीं ना कहीं लगा होगा कि अभी भी जांच की जा सकती है, तो एसआईटी जो है अपनी आगे की डेट्स भी मांग सकती है कि उनको अभी और वक्त चाहिए। लेकिन ऐसे में अब देखना होगा कि आज एसआईटी की टीम की तरफ से क्या कुछ कहा जा सकता है। फाइनल रिपोर्ट में क्या खुलासे होंगे, क्या फाइनल रिपोर्ट आज सौंप ही दी जाएगी, इसको लेकर भी अभी संभावनाएं हैं। लेकिन जिस तरीके से राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर ये पूरी कार्रवाई होती हुई नजर आई, उसमें हमने देखा किस तरीके से एक एक करके कई बड़े खुलासे हुए। कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आए जिसमें हमने देखा किस तरीके से चंपत राय के ड्राइवर टन्नू यादव की तस्वीरें सामने आई, किस तरीके से वो वहां से चोरी करता हुआ नजर आया। इसके बाद ये बातें भी सामने आई कि एक अलग जगह पर पहुंचकर सभी इकट्ठा होते थे जो भी इस पूरे कृत्य में शामिल थे, और फिर आपस में रुपये पैसे का लेन देन कर लेते थे, यानी कि बांट लेते थे। तो कई ऐसे बातें जो है निकलकर सामने आई हैं, और इसी बीच उसमें देखिए इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई, जहां अखिलेश यादव का नाम जो है चंपत राय के ड्राइवर से जोड़ दिया गया। निशिकांत दुबे ने यह आरोप लगा दिए कि टुन्नू यादव के संबंध जो हैं वो अखिलेश यादव से हैं, दोनों की जान पहचान है, जिसके ऊपर अखिलेश यादव ने घेराव किया निशिकांत दुबे का, और माफी मांगने के लिए भी बात कही गई। निशिकांत दुबे ने उनके वकील को जवाब देते हुए माफी मांगी, लेकिन साफ तौर पर कह दिया कि मैं अखिलेश यादव से माफी नहीं मांग रहा हूं। तो इस पूरे चंदा चोरी मामले में कई ऐसी बातें हुई हैं जिसको लेकर सियासत हो रही है। 27 का चुनाव है, बेहद नजदीक है, लेकिन इसके पहले जिस तरीके से चंदा चोरी का मामला हुआ उसके बाद से ये मामले ने और भी ज्यादा तूल पकड़ लिया है। शक्ति मेरे साथ अयोध्या से लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। शक्ति, जिस तरीके से आज आखिरी दिन निर्धारित की गई है एसआईटी को लेकर कि आज फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है, क्या ये तय है कि आज फाइनल रिपोर्ट सौंप ही दी जाएगी, या फिर एसआईटी की तरफ से आगे तारीखों को बढ़ाने के लिए मांग भी की जा सकती है? शक्ति, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो
शक्ति से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि एसआईटी जांच का आज आखिरी दिन है। 15 जुलाई तक एसआईटी को जांच करनी थी। आज वो डेडलाइन है जब एसआईटी की जांच की प्रक्रिया जो अंतिम तिथि थी वो खत्म हो चुकी है। लेकिन अब संभावनाएं ये हैं कि क्या आगे तारीख और बढ़ाने के लिए मांग की जाती है या फिर आज फाइनल रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक एक करके खुलासे हुए हैं उसने सभी को चौंका कर रख दिया। देखिए चंपत राय का नाम आया, अनिल मिश्रा का नाम सामने आया, दोनों को लेकर हमने देखा कि किस तरीके से पद से इस्तीफे की भी बात सामने आई। तमाम वकीलों की तरफ से अयोध्या के जितने वकील हैं, बार एसोसिएशन की तरफ से विरोध प्रदर्शन हुआ कि कोई उनका केस नहीं लड़ेगा। इस तरीके की भी घटनाएं हुई हैं। तो चंपत राय, अनिल मिश्रा को लेकर ये भी बातें सामने आई कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो अब ऐसे में आगे क्या कुछ आरोप सिद्ध होते हैं, कौन कौन मुख्य आरोपी हैं, इसको लेकर अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिनको लेकर एकदम क्लैरिटी आ चुकी है, जैसे कि टुन्नू यादव, जिसकी तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दी हैं। इसके अलावा अन्य एक दो आरोपी हैं जिनको लेकर भी क्लैरिटी हो चुकी है, क्योंकि उनकी तस्वीरें, उनके वीडियोस जो हैं वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं। लेकिन आज वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है जब एसआईटी आज अपनी पूरी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपती हुई नजर आएगी। और ऐसे में देखिए एसआईटी की जांच का आज आखिरी दिन बताया जा रहा है। शक्ति मेरे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से, सीधा उनका रुख करते हैं। शक्ति, जिस तरीके से अब आज आखिरी दिन बताया जा रहा कि एसआईटी का आज आखिरी दिन है, जांच का फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंपती हुई नजर आएगी, क्या लगता है आने वाले वक्त में और तारीखों को बढ़ाने के लिए मांग की जाएगी या फिर आज फाइनल रिपोर्ट सौंप दी जानी है? और देखिए महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चाओं के बीच शरद पवार गुट और सत्तारूढ़ एनसीपी नेताओं की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ देर रात अलग अलग बैठकों ने नई राजनीतिक अटकलों को जन्म दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी के कई विधायक एनडीए में जाने के पक्ष में हैं, जबकि शरद पवार अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। दूसरी ओर सुनेत्रा पवार के नेतृत्व को लेकर भी पार्टी के भीतर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फैसला और नया समीकरण देखने को मिल सकता है। शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल पहले सिल्वर ओक पहुंचे और उसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले। उधर सत्ता में शामिल एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने भी फडणवीस से अलग बैठक की। फिलहाल किसी ने भी बैठक के एजेंडे पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे आने वाले बड़े फैसले की प्रस्तावना माना जा रहा है। शरद पवार की अगली रणनीति इसलिए भी अहम मानी जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो देखिए बहुत सी अटकलें हैं, अब इन अटकलों पर क्या कुछ विराम लगेगा, शरद पवार इस मामले पर कब जो है अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने अपनी चुप्पी साध रखी है और इसलिए भी क्लियर कुछ भी नहीं हो पा रहा। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई थी वो तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हुई कि एनडीए के समर्थन में शरद गुट के नेता हैं, शरद पवार खुद हैं और जो सुनेत्रा पवार हैं उनको लेकर अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं हो पा रही, क्योंकि उनके नेतृत्व पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो देखिए जब से अजीत पवार का निधन हुआ उसके बाद से सुनेत्रा पवार जो है पूरी कमान संभालती हुई नजर आई, लेकिन उसके बावजूद जो है उनके जो नेता हैं वो उनसे संतुष्ट नहीं हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम शरद पवार की बात कर रहे हैं तो शरद पवार की पार्टी एनसीपी में लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से अब एनडीए समर्थन की बात कही जा रही है। लगातार नेताओं का रुख एनडीए के साथ समर्थन का है। कुछ तस्वीरें भी आई थी जिसने सभी को चौंका दिया था। देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करते हुए शरद पवार नजर आए थे और एकनाथ शिंदे से उनकी मुलाकात हुई थी। कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई थी और ये चर्चाएं पहली बार नहीं है। आपको बता दें आज से 2-2.5 साल पहले भी इस तरीके की चर्चाएं हुई थी कि महाराष्ट्र में एनसीपी जो है शरद पवार गुट की वो एनडीए में जा सकती है, एनडीए का दामन थाम सकती है, लेकिन कुछ भी पिक्चर क्लियर होता हुआ नजर नहीं आया था। जब अजीत पवार ने एनडीए का दामन थामा था उस दौरान भी ये हलचल तेज हुई थी, लेकिन उन्हीं अटकलों पर विराम लगता हुआ नजर आया। इंडिया गठबंधन का रुख करते हुए शरद पवार नजर आए थे और अब जब इस तरीके की अटकलें तेज हैं तो कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर ऐसे सवाल उठाए गए, प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई जिस पर कांग्रेस ने साफ कहा कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये हमारे साथ गलत हो रहा है। लेकिन अब ये फाइनल फैसला शरद पवार लेते हुए नजर आएंगे कि क्या एनडीए के साथ उनकी पार्टी जा रही है या नहीं जा रही है। तस्वीरें बहुत कुछ कह रही
नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी भी साथ साथ बहुत कुछ कहती हुई नजर आ रही है। तो शरद गुट के नेताओं की देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई है। खुद शरद पवार जो है एकनाथ शिंदे से मुलाकात करते हुए नजर आए। बहुत ही खास तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिसके बाद से इन्हीं अटकलों के ऊपर चर्चाएं होनी तेज हो गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुरारी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मुरारी, जिस तरीके से अटकलें तेज हैं, क्या लगता है ग्राउंड पर एनडीए के साथ शरद पवार एनसीपी वो मिलती हुई नजर आएगी या फिर कुछ और ही हवा? तो मुरारी से बातचीत करेंगे, लेकिन इसी बीच देखिए जिस तरीके से लगातार ये अटकलें जारी हैं, उसके बाद से क्या कुछ होगा इसको लेकर बहुत ही देखना होगा। महत्वपूर्ण फैसला शरद पवार क्या कुछ लेते हुए नजर आते हैं। हालांकि शरद पवार ने अभी इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। आज से 2-3 साल पहले भी इस तरीके की अटकलें तेज थी, लेकिन उस वक्त भी इन्हीं अटकलों पर विराम लगता हुआ नजर आया था। लेकिन अब जो इस तरीके से वापस बाजार जो है चर्चाओं से गर्म हो चुका है, उसके बाद से क्या वाकई शरद पवार जो है वो एनडीए में शामिल होते हुए नजर आएंगे, एनडीए का समर्थन देते हुए नजर आएंगे, या फिर ये सिर्फ हवाबाजी है? तो अटकलें बहुत सी हैं, तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, शरद पवार की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है, लेकिन अब फाइनल फैसला क्या होगा, फाइनल डिसीजन क्या होगा, वो बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि शीर्ष नेता इस तरीके से मुलाकात करते हैं, तो उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा फैसला सामने आता ही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि महाराष्ट्र की सियासत में आगे क्या कुछ यू टर्न आता हुआ नजर आता है। और इसी बीच भरत तिवारी एनकाउंटर केस से जुड़ी बड़ी खबर, चश्मदीद ने न्यायिक आयोग के सामने बयान दर्ज करवाया है। चश्मदीद ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ललिता देवी के बयान से सवालों में पुलिस है, और देखिए किस तरीके से लगातार ये जानकारी सामने आती हुई चश्मदीद ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए। न्यायिक आयोग ने बयान दर्ज किया है। ललिता देवी के बयान से सवालों में पुलिस घिर चुकी है। तो भरत तिवारी एनकाउंटर केस से ये जुड़ी हुई खबर सामने आती हुई चश्मदीद ने न्यायिक आयोग के सामने बयान दर्ज करवाया, और इसको लेकर ये जानकारी चश्मदीद ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। तो जिस तरीके से अब ये आरोपों का सिलसिला शुरू होता हुआ, इसके बाद से आगे क्या कुछ प्रतिक्रियाएं होंगी, क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन चश्मदीद के बयान से पुलिस घिर चुकी है। पुलिस के ऊपर आरोप लगते हुए जिस तरीके से पुलिस ने एनकाउंटर की बात कही थी, उसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो चश्मदीद ने पुलिस पर ही गंभीर सवाल उठा दिए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से, और वहां पर आप देखिए किस तरीके से लोग भी प्रदर्शन करते हुए तस्वीरों में। तो भरत तिवारी एनकाउंटर केस से ये जुड़ी बड़ी खबर, जिसको लेकर अब सवालों के घेरे में पुलिस आ चुकी है। ललिता देवी के बयानों से पुलिस जो है इस वक्त घेरे में आ चुकी है, और ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ जानकारियां सामने आती हुई नजर आएंगी। भरत तिवारी एनकाउंटर मामला, जिसमें अब पुलिस के ऊपर सवाल उठते हुए भरत तिवारी एनकाउंटर केस से जुड़ी हुई ये खबर आपको बताते हुए चश्मदीद ने न्यायिक आयोग के सामने अपना बयान दर्ज करवाया है, जिसके बाद से चश्मदीद ने पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। तो पुलिस अब सवालों के घेरे में आ चुकी है। ललिता देवी के बयान से सवालों के घेरे में पुलिस, अब क्या कुछ पुलिस की तरफ से सफाई दी जाएगी, आगे क्या कार्रवाई होगी, इसको लेकर देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि क्या कुछ आगे ये पूरा मामला बढ़ता हुआ किस तरीके से नजर आता है। लेकिन जिस तरीके से बयान के बाद पुलिस के ऊपर की गंभीर सवाल उठते हुए, उसके बाद पुलिस की सफाई में पुलिस क्या कहती है, क्या सबूत अपनी तरफ से देती है अपने आप को प्रूव करने के लिए, वो बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आकाश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। आकाश, जिस तरीके से अब पुलिस एक बयान के बाद से इस पूरे मामले में घिर चुकी है, क्या कुछ सफाई पुलिस की तरफ से दी गई इस पूरे मामले को लेकर?
भाई दीजिए कि ये जो अभी तक कार्रवाई करने के चंदन तिवारी जो है वो आरोप पे आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पर, और कहना चाह रहे हैं कि ये प्रशासन अभी तक न्याय जांच जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये करेंगे, धरना प्रदर्शन होगा। दिल्ली जंतर मंतर पे भी बैठे नहीं गए हैं अभी, कल आए हुए भी थे न्याय जांच के लिए। एक ये आए हुए थे चंदन तिवारी, उनके भाई भरत तिवारी के भाई, और वही एक गांव के महिला भी आकर बोली कि प्रशासन द्वारा मार दिया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ललिता देवी ने बयान दिया है इसके बाद से आकाश सवाल तो बहुत से खड़े हो रखे हैं, लेकिन क्या पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत जिससे वो प्रूव कर पाए कि पुलिस का मकसद सिर्फ एनकाउंटर करना था और कोई आपसी विवाद नहीं? बार बार जिक्र कर रहा है वो मोबाइल का, भरत तिवारी का जो मोबाइल था उस मोबाइल के लिए ही जो जिक्र हो रहा है, तो मोबाइल में मिलेगा। यहाँ जिला प्रशासन बोल रहा है कि फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। अभी तक कुछ, चंदन तिवारी का कहना है कि अभी तक कुछ अगर भेजा गया है तो क्यों नहीं बार बार आरोप लगा रहा है प्रशासन पे, बार बार क्यों नहीं हमको न्याय के अध्यक्ष मतलब जाना पड़ रहा है, धरना करना पड़ रहा है। अभी तक जांच में क्यों इतने लेट हो रही है, देरी हो रही है, अभी ऐसा क्या हो रहा है? ठीक है आकाश, देखते हैं पुलिस आगे इस पर क्या बयान देती है। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और वहीं दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक है हॉर्मुज। यहाँ फिर से जंग छिड़ गई है। सवाल यह है कि आखिर हॉर्मुज का असली बॉस कौन है? क्या वो अमेरिका है जिसने ईरान के ठिकानों पर कई दिनों तक हवाई हमला कर अपनी ताकत दिखाई, या फिर ईरान जो दशकों से इसे अपना हिस्सा मानता आया है और हर हमले का जवाब देने की क्षमता का दावा करता है? अब दुनिया की नजरें फारस की खाड़ी पर हैं, क्योंकि अगर हॉर्मुज में तनाव बढ़ा तो सिर्फ इसका असर अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जो कि बढ़ रही हैं। समुद्री व्यापार प्रभावित हो सकता है, जो कि हो रहा है, और पूरी दुनिया एक नए संकट की तरफ भी बढ़ सकती है। सवाल है कि आखिर हॉर्मुज का असली बॉस कौन है? अमेरिका की ईरान पर 5 घंटे बमबारी। बुशहर, चाबहार, जास्क, कोनार्क, अबू मूसा, बंदर अब्बास में बम बरसे। तो ईरान ने मिसाइल हमले से दहलाया मिडिल ईस्ट। जॉर्डन, बहरीन, कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को फिर बनाया निशाना। मिडिल ईस्ट में तनाव अचानक बहुत बढ़ गया है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान ने इस ऑपरेशन को नसर 2 नाम दिया है और इसे 12-13 जुलाई को ईरान पर हुए अमेरिकी हवाई हमलों का जवाब बताया। इधर अमेरिका ने ईरान पर लगातार तीसरी रात हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस अंडरग्राउंड ठिकाने जिसे पिकैक्स माउंटेन कहा जाता है, उसे तबाह करने की सीधी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के परमाणु केंद्रों के पास स्थित इस जगह को सुरक्षित नहीं छोड़ा जाएगा और अमेरिका इसके लिए पूरी तरह तैयार है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि 600 मीटर की गहराई में स्थित पिकैक्स माउंटेन यानी कुह ए कोलांग को पूरी तरह नष्ट करना अमेरिका के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये मौजूदा बंकर बस्टर बमों की पहुंच से बाहर हो सकता है।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने भी फारस की खाड़ी में फिर से नाकाबंदी शुरू कर दी। ट्रंप ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20% फीस लगाने का ऐलान किया है, जिसे उन्होंने सुरक्षा की गार्जियन एंजल कीमत बताया। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और यूएई से जुड़े 2 टैंकरों पर हमला किया, जिसमें एक क्रू मेंबर की मौत हुई और 8 लोग घायल हुए। ईरान ने हॉर्मुज को बंद करने की घोषणा की है और कहा है कि जब तक अमेरिका का सैन्य दखल खत्म नहीं होगा, ये रास्ता खुला नहीं रहेगा। इधर हॉर्मुज बंद होने से दुनिया भर में तेल की कीमतों ने 4 हफ्ते का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी यानी नेवल ब्लॉकेट फिर से लागू कर दिया है। इसके चलते ब्रेंट क्रूड की कीमत $85 प्रति बैरल से ऊपर निकल गई है, जबकि WTI क्रूड का भाव $78 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में तनाव से दुनिया पर असर देखा जा रहा है। हर कोई फिर से जंग शुरू होने से हैरान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और वहीं ईरान ने अमेरिका पर पलटवार किया तो एक ऐसे जहाज को निशाना बनाया जिसमें हिंदुस्तानी भी सवार थे। हमले में एक भारतीय की मौत हो गई, जबकि दूसरे कई सदस्य घायल हो गए। इस पर विदेश मंत्रालय ईरानी राजनयिक को तलब किया और कड़ी फटकार लगाई और इस तरह के हमले रोके जाने का सीधा फरमान भी सुनाया। हमले में भारतीय ने जान गंवाई, भारत ने फटकार लगाई। मिडिल ईस्ट जंग में भारतीयों को नुकसान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ईरान कूटनीति अपनाए, हमले जल्द रोके जाएं। देखिए उन 2 तस्वीरों को। पहली तस्वीर में नए भारत का दबदबा दिखाई दे रहा है। नए भारत की नई इबारत लिखी जा रही है। ये वो तस्वीर है जब भारत के समन किए जाने के बाद ईरानी राजनयिक विदेश मंत्रालय पहुंचे। ईरानी राजनयिक को तलब किया गया है। हॉर्मुज में तेल टैंकरों पर हुए ईरानी हमले में एक भारतीय नाविक की मौत और 6 अन्य के घायल हो जाने के बाद भारत ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं दूसरी तस्वीर यूएई की तरफ से जारी एक संदेश की है, जिसमें ईरानी हमले में एक भारतीय की मौत के बारे में बताया गया है। खाड़ी देशों में हजारों भारतीय नागरिक मर्चेंट जहाजों पर काम करते हैं और अक्सर वे बहुत ज्यादा जोखिम वाले इलाकों में होते हैं। मिडिल ईस्ट जंग के दौरान ईरानी हमले में एक भारतीय की मौत पर भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया और ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को विदेश मंत्रालय तलब कर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने 2 टूक कहा, हमने एक कीमती भारतीय की जान गंवाई है और कई भारतीय नागरिक घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। हम लोग को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। इसी के साथ भारत ने मिडिल ईस्ट में शांति और अमन कायम करने को लेकर नसीहत दी। अमेरिका ईरान में तनाव तभी कम हो सकता है जब दोनों पक्ष बातचीत का रास्ता अपनाएं। हमने ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को बुलाकर एक बयान जारी किया। हमने उन्हें अपनी गहरी चिंता से अवगत कराया और कहा, जो कुछ हुआ है हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमने एक कीमती भारतीय की जान गंवाई है और कई भारतीय नागरिक घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। हमने इस मामले में ईरानी पक्ष के सामने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया और कहा, इन हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। दरअसल खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका ने ईरान पर जबरदस्त प्रहार किया। 5 घंटे तक 6 शहरों पर ताबड़तोड़ अटैक, चाबहार, जास, कोनारक, अबू मूसा और बंदर अब्बास पर हमला, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर हमला। अमेरिकी हमलों से बौखलाए ईरान ने भी पलटवार किया और अमेरिका को अपना बारूदी जवाब दिया। अमेरिकी हमलों के खिलाफ ऑपरेशन नस्र 2, अल जुफैर सैन्य अड्डे पर हमला, हथियारों के कई गोदाम ध्वस्त, अमेरिकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक। बता दें कि ईरान ने यूएई के जहाज टैंकरों पर अटैक किया। वे तेल टैंकर मोम्बासा और एलएनजी कैरियर अल भैया थे। यूएई ने कहा कि दक्षिणी शिपिंग लेन से गुजरते समय दोनों जहाजों पर ईरानी क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। इन हमलों में एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य घायल हो गए। इन
इनमें से 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी नागरिक बताए जा रहे हैं, जिसके बाद भारत ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए दिल्ली में ईरानी दूतावास को तलब कर फटकार लगाई। अमेरिका ईरान तनाव और युद्ध के चलते पिछले कुछ महीनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए विभिन्न हमलों में अब तक कुल 11 से अधिक भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो भारतीय नागरिकों की मौत पर भारत ने सवाल उठाए हैं। भारत ने साफ कह दिया है कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर क्या कुछ आगे प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती हैं, वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। तनाव के बीच अमेरिका ने 20 युद्धपोत उतारे। मिडिल ईस्ट में 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन तैनात किए गए। रात 12:30 बजे कई शहरों पर एक साथ हमले हुए हैं। तो देखिए किस तरीके से एक एक करके ये हमले हुए, लगातार जिस तरीके से वहां पर हमले हुए, उसके बाद से कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। रात 12:30 बजे कई शहरों पर एक साथ हमले किए गए हैं, मिसाइलें दागी गए हैं। तो अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया है। तो देखिए ये जो सीज फायर हुआ था वो खत्म हुआ, उसके बाद से ही लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक हमले। ये तस्वीरें सभी को डरा देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि आप देखिए न सिर्फ अमेरिका ही लगातार ईरान पर हमले कर रहा, ईरान ने भी पलटवार में बहुत से हमले अब तक कर दिए हैं। ईरान भी डटकर खड़ा है और ईरान ने साफ कह दिया है कि हम बिल्कुल भी झुकेंगे नहीं। अमेरिका ने भी शायद ये नहीं सोचा था कि ये युद्ध इतना लंबा खींचेगा, क्योंकि जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी 28 फरवरी को, उस वक्त उसके 2-4 दिन बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा था कि ये तो 3 से 4 हफ्ते तक युद्ध चलेगा, इसके बाद जो है हम जीत जाएंगे, ईरान घुटने टेक देगा। लेकिन खुद डोनाल्ड ट्रंप भी शॉक कि ईरान कैसे अब तक टिका हुआ है। लगातार हमने देखा कि ईरान ने डटकर सामना किया, न सिर्फ अमेरिकी बेसिस पर निशाने बनाते हुए उसने हमले किए, बल्कि इजराइल को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। और अभी भी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से सीज फायर टूटा, उसके बाद से लगातार हमले हो रहे हैं, तब भी ईरान डटकर खड़ा हुआ है और एक एक करके तमाम हमलों को जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। तो अमेरिका ने कल देर रात यानी कि 12:30 बजे के आसपास कई शहरों पर ईरान के हमले कर दिए गए। मिडिल ईस्ट में 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन तैनात किए गए हैं और रात 12:30 बजे तक कई शहरों पर एक साथ हमले किए गए, जिसकी ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो यूएस के हमले के बाद से ईरान की तरफ से भी कड़ा पलटवार किया गया है, ईरान की तरफ से भी जवाब दिया गया, क्योंकि ईरान ने भी साफ कहा है कि हम रुकेंगे नहीं और झुकेंगे भी नहीं। तो जिस तरीके से अमेरिका कोशिश कर रहा कि ईरान के ऊपर दबाव बना ले, ईरान भी इस पूरे मकसद में है कि वो चाहे कितनी भी कोशिश अमेरिका कर ले, लेकिन ईरान पीछे नहीं हटेगा। तमाम वो देश जहां जहां पर अमेरिकी सेनाएं तैनात हैं, जहां पर अमेरिकी बेसेस हैं, उन सभी ठिकानों पर ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं, उनको निशाना बनाया गया है, अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। तो देखिए किस तरीके से लगातार हॉर्मुज को लेकर भी इस वक्त संशय बना हुआ है। हॉर्मुज को लेकर ईरान ने साफ कह दिया है कि हॉर्मुज हम एक बार फिर से बंद कर रखे गए और जहाजों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी है। जिस तरीके से तेल के दाम एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आए, उसके बाद से उसने तमाम देशों की चिंताएं काफी बढ़ा दी हैं। भारत की बात करें तो भारत भी इसको लेकर चिंतित है, लेकिन जिस तरीके से हमने एक नई संभावना तलाशी है इथेनॉल को लेकर, भले ही देश में इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन भारत ने पूरी कोशिश की है नई संभावनाओं को खोजने की, जिसमें इथेनॉल पर हमने पूरा जोर दे दिया है। इथेनॉल के एक्सपोर्ट पर भी रोक लगाया गया, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा माफ कीजिएगा सुगर केन यानी कि गन्ने के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई गई, ताकि इथेनॉल का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके और भारत में तेल की किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। अगर हम गैस सिलेंडर्स की बात करें तो शुरुआत की बात करें, जब हमने देखा था सिलेंडर्स को लेकर भारत में दिक्कतें हुई थी, कालाबाजारी भी होने लग गई थी, लेकिन उसके बाद से चीजें कंट्रोल में आ गई। लेकिन अब जिस तरीके से वापस से ये युद्ध शुरू हो चुका है, उसके बाद एक बार फिर तमाम देशों के ऊपर इसका गहरा असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। यूएस हमले के बाद से ईरान की जवाबी कार्रवाई हुई है, जिसमें बहरीन में अमेरिकी सेना के सैन्य स्टोरेज पर हमला किया गया। ईरान ने 3 अमेरिकी सैन्य बेसिस पर हमले किए हैं। कुवैत में MQ-9 रिपर ड्रोन के लॉन्च पैड पर हमला किया गया। बहरीन, जॉर्डन में यूएस सैन्य बेस पर हमला किया गया है। तो देखिए किस तरीके से ईरान बहुत ही क्लियर है कि उसको अमेरिका को किस तरीके से पटकनी देनी है, और इसलिए उसने कुवैत में MQ-9 रिपर ड्रोन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके लॉन्च पैड पर ही हमला कर दिया। आप सोच सकते हैं
MQ-9 रिपर ड्रोन, जिसको अमेरिका सबसे मजबूत, सबसे पावरफुल ड्रोन मानता है, जिसका वो इस्तेमाल करता है, उसी के लॉन्च पैड को निशाना ईरान ने बनाया है। यानी कि ईरान की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही क्लियर है कि जहां जहां से मिसाइलें दागी जाती हैं, जहां से ड्रोन उड़ाए जाते हैं, वहां वहां निशाना बनाओ और अमेरिका को पटकनी दे दो। और ऐसा ही ईरान कर रहा है। अगर हम सीज फायर के पहले की बात करें तो उस वक्त भी हमने यही देखा था कि ईरान ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी, उन तमाम बेसेस को निशाना बनाया था जहां से अमेरिका ईरान के ऊपर हमले कर रहा था, और इस बार भी ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए किस तरीके से लगातार एक के बाद एक हमले अमेरिका की तरफ से हुए, जिसके जवाब में ईरान की तरफ से हमले किए गए, और बहरीन, जॉर्डन में दोनों ही जगहों पर अमेरिकी बेसेस को निशाना बनाया गया, बड़ी कार्रवाई की गई, तमाम सैन्य स्टोरेजेस पर हमला किया गया है, और इसी के साथ लॉन्च पैड्स को भी निशाना बनाया गया है। तो ईरान ने 3 अमेरिकी सैन्य बेसेस पर हमले किए गए, और उसके बाद से वहां पर क्या कुछ नुकसान हुआ, इसको लेकर तमाम जानकारियां सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ईरान एक के बाद एक तमाम पलटवार करता हुआ नजर आ रहा, उसके बाद से एक बात बिल्कुल भी क्लियर है कि ईरान पीछे नहीं हटेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमने देखा किस तरीके से जिस दिन आयतुल्लाह खामनेई के अंतिम संस्कार की बातें हो रही थी, जिस दिन अंतिम संस्कार होना था, उन्हीं दिनों में अमेरिका ने ये सीज फायर तोड़ा। अमेरिका को लगा कि वो ऐसा करके बहुत ही मजबूती के साथ फैसला ले रहा है, ईरान टूट जाएगा। लेकिन हमने देखा कि वहां पर ईरान की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया पर उस तरीके से जवाब दिए गए, जिस तरीके से अमेरिका ने हमले किए, उसके बाद ईरान ने जवाब दिया अमेरिका के आगे। ईरान बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर आयतुल्लाह खामनेई के जनाजे को लेकर तैयारियां हुई थी, जिस तरीके से अंतिम संस्कार की पूरी तैयारियां थी, उसके बाद अमेरिका को ये लगा कि इस वक्त अब सबका ध्यान, अमेरिका सोच लिया था जितने भी ईरान के शीर्ष नेता हैं, जो अधिकारी हैं, उन सबका ध्यान जो है इस वक्त आयतुल्लाह खामनेई के अंतिम संस्कार पर है। तो शायद अमेरिका जो चाहता है उसके मंसूबों में वो कामयाब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने पलटवार किया, ईरान ने करारा जवाब अमेरिका को दिया, और उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे अटैक्स किए जा रहे हैं, वैसे वैसे ईरान की तरफ से जवाब दिए जा रहे हैं। और जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की है, उसके बाद से उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बहरीन से और एक और जगह से आप अपनी सेना को पीछे कर लीजिए। तो इससे भी साफ होता है कि अमेरिका को कहीं ना कहीं ये बातें क्लियर हो रही हैं कि ईरान इतनी आसानी से नहीं मानेगा, और अगर ईरान को तोड़ना है तो कोई नई स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। तो देखिए वर्चस्व की ओर में ये महायुद्ध और भी ज्यादा खतरनाक होता हुआ, न सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच की ये जंग है, बल्कि तमाम खाड़ी देश भी इसमें शामिल हो चुके हैं। जाने अनजाने हर तरीके से तमाम खाड़ी देश इसमें शामिल हो चुके हैं, और जो अन्य देश हैं उनके ऊपर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा। पाकिस्तान की बात करिए, वहां पर हमने देखा किस तरीके से जैसे युद्ध शुरू हुआ था, अलग ही वहां पर मारामारी शुरू हो गई थी, महंगाई अचानक से बढ़ गई, पेट्रोल डीजल के दाम बहुत तेजी से बढ़ गए। अगर हम बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, वहां पर भी कुछ ऐसा ही असर देखने को मिला। भारत की बात करें, भारत पर भी असर हुआ, लेकिन इतना असर नहीं हुआ। भारत ने पूरी कोशिश की कि कैसे जो है हम इसको संभाल कर रखें, और हमने बहुत से तरीके अपनाए, जिसकी वजह से इस वक्त भारत में ऐसी स्थिति नहीं है कि यहाँ पर हाहाकार मचे। हालांकि जिस तरीके से अब वापस से तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, अब एक चिंता का विषय वापस से उठना शुरू हो गया है कि क्या आने वाले वक्त में जो दाम 70 बैरल प्रति डॉलर थे, वो बढ़कर क्या $100 प्रति बैरल हो जाएंगे एक बार फिर से। इसको लेकर चिंताएं तमाम देशों की अब बढ़ चुकी हैं। और वहीं ईरानी नौसेना ने समंदर में बड़ी कार्रवाई की। अमेरिकी नाकाबंदी के बाद से IRGC का पलटवार है। ईरान के ऑपरेशन नस्र 2 का तीसरा चरण शुरू। अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी ड्रोन बरसे हैं, मिसाइलें भी बरसी हैं। तो देखिए किस तरीके से अमेरिका को जवाब देता हुआ ईरान के ऑपरेशन नस्र 2 का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। अमेरिकी ठिकानों पर एक के बाद एक ईरानी ड्रोन बरसाए गए हैं, मिसाइलें दागी गई हैं, और ईरान ने इससे साफ साफ समझा दिया है कि देखो हम पीछे नहीं हटेंगे, अगर तुम हम पर हमला करोगे तो हम भी तुम्हें डटकर जवाब देंगे। तो अमेरिकी नाकाबंदी के बाद IRGC का ये पलटवार होता हुआ, क्योंकि हॉर्मुज को लेकर लड़ाई साफ है। ईरान एकदम क्लियर है कि हॉर्मुज हमारा है,
हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल हमारा होगा। अमेरिका कहता है कि नहीं, तुम्हारा कंट्रोल नहीं होगा, तुम कैसे डिसीजन ले सकते हो। अमेरिका ने नाकाबंदी शुरू कर दी, जिसके बाद से ईरान ने एक एक करके कई जगहों पर हमले किए। ईरानी मिसाइलें दागी गई, ईरानी ड्रोन्स दागे गए और उसके बाद से अमेरिका को करारा जवाब दिया गया है। तो देखिए, ये युद्ध जो है एक अलग ही स्टेज में जाता हुआ, एक अलग ही फेज में जाता हुआ, क्योंकि सीज फायर हुआ तो सबको लगा कि हालात ठीक हो जाएंगे, दोनों देशों में बातें बन जाएंगी। अमेरिका हालांकि सीज फायर के बाद भी दावा करता हुआ नजर आया कि ईरान जो है चाहता है कि सब कुछ सुलझ जाए और मध्यस्थता की बात ईरान कर रहा है, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया, हर बार की तरह डोनाल्ड ट्रंप इस बार भी झूठ बोल रहे हैं। हमने ऐसी कहीं मध्यस्थता की बात नहीं कही है, हम घुटने नहीं टेकेंगे, हमने क्लियर बोल दिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं और ऐसे में झूठ कौन बोल रहा, सच कौन बोल रहा, ये कोई नहीं पहचान पा रहा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से बार बार दावे करते हैं, क्योंकि याद करिए वो दिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैंने जो है भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध को सुलझाया है, मैं नोबेल पीस प्राइज डिजर्व करता हूं। और तब भारत ने स्टैंड लिया था कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं पर भी कोई यहाँ पर अपना स्टैंड नहीं दिखाया, वो मध्यस्थता के तौर पर उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान ने खुद आकर हमसे बात की और फिर उसे रोका गया। लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर भी इस तरीके से दावे करते हैं तो सवाल यही उठते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलते हैं, लेकिन अब ये युद्ध किस ओर बढ़ता हुआ, इसको लेकर भी अब सवाल शुरू हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सिचुएशन रूम में बैठक की है। बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति, साथ ही युद्ध मंत्री शामिल हुए, विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी बैठक में शामिल हुए। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो है एक बैठक करते हुए नजर आए हैं, जिसमें बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी बैठक में शामिल हुए। तो अमेरिका का ताबड़तोड़ हमला, खाड़ी में जो है लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से तनाव बढ़ता जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति बैठक करते हुए नजर आए, सिचुएशन रूम में बैठक की है। और इस सिचुएशन रूम में क्या होता है कि जो भी इस वक्त करंट सिचुएशन है वॉर जोन को लेकर, तमाम देशों के पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कहां पर अमेरिका के कितने रिसोर्सेज हैं, कहां से क्या प्लान होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के ऊपर इस सिचुएशन रूम में डिस्कशन किया जाता है। और इसी डिस्कशन को करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और इसी के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री वहां पर बैठे, युद्ध मंत्री भी वहां पर शामिल हुए। तो विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस बैठक में शामिल हुए और इन तमाम सिचुएशंस के ऊपर चर्चाएं की गई हैं। तो इस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया, क्या आगे की रणनीति होगी, इसको लेकर देखना होगा कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है। और फिलहाल जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, उसको लेकर तनाव दोनों देशों में गहराता हुआ, चाहे वो अमेरिका और ईरान के बीच कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में ये तनाव और भी ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। तो वर्चस्व की होड़ के और इसी बीच तमाम देश आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका सीधा असर अन्य देशों के ऊपर पड़ता हुआ और अन्य देशों की इस पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी वो भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और वहीं हॉर्मुज में हुए एक हमले में भारतीय इंजीनियर की मौत हो गई है। लापता भारतीय इंजीनियर की मौत हो गई, इसकी पुष्टि की गई। भारतीय इंजीनियर हेड्रम्ब करमरकर की मौत की पुष्टि की गई है। तो मालवाहक जहाज MV GFS गैलेक्सी पर यह हमला हुआ था, जिसके बाद भारतीय इंजीनियर की मौत हो गई। तो ये बेहद दुख की बात है कि भारतीय इंजीनियर की मौत हो गई। इसके पहले भी हमने देखा किस तरीके से मालवाहक पोत पर कई भारतीयों की मौत हो चुकी है और अब ये जानकारी कि हॉर्मुज में हुए हमले में लापता भारतीय इंजीनियर की मौत हुई है, जिसकी पुष्टि भी की जा चुकी है। तो भारतीय इंजीनियर हेड्रम्ब करमरकर की मौत की पुष्टि हुई है, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त तनाव बना हुआ है, जिस तरीके से हॉर्मुज में लगातार एक के बाद एक फायरिंग हो रही है, उसके बाद से वहां पर बच निकलना बहुत मुश्किल है। हालांकि भारत पूरी कोशिश कर रहा कि बातचीत के साथ खुद को बचाया जा सके। और देखिए, ईरान ने भी साफ कहा कि हमारी लड़ाई भारत से नहीं है, हम भारत के ऊपर हमले नहीं कर रहे। अमेरिका ने भी ये बात कही, लेकिन जिस तरीके से वहां पर स्थिति है, उसी स्थिति में भारतीय भी शिकार हो रहे हैं। तो जिस तरीके से ये हमले हो रहे, उसके बाद हॉर्मुज में हुए हमले में भारतीय इंजीनियर की मौत हो गई, जिसकी पुष्टि की जा चुकी है।
हॉर्मुज में भारतीय नाविक की मौत पर भारत सख्त हो चुका है। हॉर्मुज में भारतीय नाविक की मौत हुई जिसकी निंदा की गई। विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजनयिक को तलब किया है। डिप्टी चीफ ऑफ मिशन हुसैनी को तलब किया गया। तो देखिए जिस तरीके से भारत बार बार अपने लोगों को गवा रहा है, जिस तरीके से भारतीयों की मौत हो रही है, उसके बाद भारत की तरफ से ईरानी मिनिस्ट्री को तलब किया गया, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि भारत जो है इस पूरे युद्ध में शिकार बने। हॉर्मुज में भारतीय नाविक की जिस तरीके से मौत हुई उसकी निंदा की गई। विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजनयिक को तलब किया और उनसे इस पर जवाब भी मांगा गया है। डिप्टी चीफ ऑफ मिशन हुसैनी को तलब किया गया और उनसे जवाब मांगा गया है। तो देखिए कई बार हो चुका है, ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी हमने देखा, सीज फायर के पहले भी कई बार भारतीय नाविकों की मौत हुई है और सीज फायर जैसे ही टूटा है उसके बाद भी हमने देखा किस तरीके से भारतीय नाविकों की मौत की जानकारी सामने आ रही है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ईरान और भारत के संबंधों में कोई लेकिन नहीं हुई है, ना अमेरिका के साथ हुई है, लेकिन जिस तरीके से भारत या भारतीय लोग इस युद्ध का शिकार हो रहे हैं वो बेहद निंदनीय है, क्योंकि ईरान की जिम्मेदारी बनती है आप अपने उन मित्र देशों के लोगों को प्रोटेक्ट करें जिनके साथ आपकी मित्रता है, जिनके साथ आपकी ये बातचीत है कि उनको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप फिर भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे तो सवाल आपके ऊपर उठते हैं। और ऐसे में ईरान से इस पर जवाब मांगा गया है। ईरानी राजनयिक को तलब किया गया, देखना होगा कि क्या कुछ जवाब में उनकी तरफ से बातें कही जाती है। तो हॉर्मुज में भारतीय नाविक की मौत पर भारत सख्त हो चुका है। भारत की तरफ से नाविक की मौत की निंदा की गई। हॉर्मुज में भारतीय नाविक की जिस तरीके से मौत हुई है उसके ऊपर विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजनयिक को तलब किया है, उनसे जवाब मांगा गया। देखना होगा ईरानी राजनयिक की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता, क्योंकि आप मित्र देश हैं तो आपका काम है हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करना, ना कि उनको मौत के मुंह में ढकेलना। और ऐसे में ईरान की तरफ से क्या कुछ इसके ऊपर जवाब होगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये पहली मौत नहीं है। इसके पहले भी हम आपको बता दें कि जब सीज फायर नहीं हुआ था, जब युद्ध की शुरुआत हुई थी, उस दौरान भी जब हॉर्मुज में ऐसे हालात बने थे तब भी भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। और अब हम फिर देख रहे हैं, एक बार फिर भारतीय नाविकों की मौत की जानकारी सामने आती हुई नजर आ रही है। और वहीं हॉर्मुज में टैक्स के ऐलान पर ट्रंप का यू टर्न। हॉर्मुज में 20% टैक्स के फैसले से ट्रंप पलट गए हैं। 24 घंटे के अंदर ट्रंप ने अपना फैसला वापस ले लिया है। टैरिफ की जगह यूएसए में निवेश करेंगे खाड़ी देश, ये बात ट्रंप की तरफ से कही गई। खाड़ी देशों के नेताओं के साथ बातचीत हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप देखिए किस तरीके से टैक्स के ऐलान पर ये बड़ा यू टर्न लेते हुए कि 24 घंटे के अंदर ट्रंप ने अपना फैसला वापस ले लिया। पहले ट्रंप ने कहा था कि जितने भी खाड़ी देश हैं 20% टैक्स देंगे, लेकिन अब जो है टैरिफ की जगह यूएसए में निवेश करेंगे खाड़ी देश, ऐसी बातें ट्रंप कह रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ खाड़ी देशों के नेताओं से बातचीत की है, जिसके बाद से ये बयान जो है ट्रंप खुद पलटते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है खाड़ी देश भी नहीं चाहते कि उनका नुकसान हो, ऐसे में 20% टैरिफ देना बहुत बड़ा जोखिम है किसी भी देश के लिए। तो इसलिए खाड़ी देशों के साथ जो भी बातचीत हुई है उसके बाद से उनकी तरफ से अगर ये कहा गया है कि वो निवेश करेंगे, तो अब देखना होगा कि ट्रंप जब इस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो खाड़ी देशों की तरफ से क्या कुछ उनके बयान पर सफाई सामने आती है। तो देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दे दी है। आज रात जोरदार हमला करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा आगे भी ईरान पर जोरदार हमला करेंगे, ये बात ट्रंप कहते हुए नजर आए। तो अगर वो डील के लिए तैयार नहीं हुए तो हमले होंगे, ये बात ट्रंप ने कही है। तो डोनाल्ड ट्रंप हर तरीके से चाहते हैं कि उनके हिसाब से डील हो जाए, और अगर उनके हिसाब से डील नहीं होगी तो वो जो है ईरान के ऊपर निशाना दागेंगे, ईरान को निशाना बनाएंगे, ईरान के ऊपर तमाम मिसाइलें गिराई जाएंगी। लेकिन ईरान भी डटा हुआ है। ईरान ने भी साफ कह रखा है कि आप जितनी भी मिसाइलें दाग लीजिए, हम इसका सामना करने के लिए तैयार हैं। तो आज रात जोरदार हमले करने वाले हैं, ये बात ट्रंप ने कही है, और आगे भी ईरान पर जोरदार हमले करते रहेंगे, ये बात ट्रंप ने कह दी है। तो अगर वो डील के लिए तैयार नहीं हुए तो हम हमले करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि डील हो और हमारे हिसाब से डील हो, लेकिन ईरान कहता है कि डील तो हो लेकिन हमारे हिसाब से डील हो। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर अड़े हुए, और इसीलिए अभी तक कोई भी इसमें बातचीत का हल नहीं निकला। हमने देखा किस तरीके से बातचीत के लिए तमाम देशों के राजनेता जो हैं पहुंचे भी थे अन्य जगहों पर,
लेकिन वहां पर भी बातचीत से काम नहीं बना। और देखिए, ईरान का पड़ोसी देश खाली करेगा अमेरिका, ये बड़ी जानकारी। सितंबर तक पूरी तरह से निकल जाएगी यूएस आर्मी। इराक में घुसी अमेरिकी सेना तो सितंबर में वापस निकलेगी। 23 साल पहले सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए अमेरिकी सेना घुसी थी, तो सितंबर तक पूरी तरह से यूएस आर्मी इराक से निकल जाएगी। इराक में अमेरिकी सेना सितंबर में निकलेगी, ऐसी सूचना सामने आते हुए तो 23 साल पहले सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए अमेरिकी सेना इराक में घुसी थी। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है। इसके बाद से क्या तमाम देशों की प्रतिक्रियाएं आएंगी वो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ईरान का पड़ोसी देश है इराक और वहां पर यूएस आर्मी तैनात है। तो उसको लेकर ये जानकारी सामने आ रही है कि यूएस आर्मी सितंबर तक वहां से बाहर निकल आएगी। तो 23 साल पहले सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए अमेरिकी सेना इराक में घुसी थी, जिसको लेकर ये जानकारी कि अब वो वहां से वापस सितंबर तक आ जाएगी। तो अमेरिका का ताबड़तोड़ हमला, खाड़ी में ईरान का बदला, और ऐसे में हम देख रहे हैं किस तरीके से लगातार एक एक करके तमाम जानकारियां सामने आते हुए। और देखिए, इसी बीच रुपए से जुड़ी हुई राहत की खबर। शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले 6 पैसे की मजबूती के साथ रुपया 96.10 पर पहुंच गया है। तो रुपए से ये जुड़ी राहत की खबर कि शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया संभला है, यानी कि 6 पैसे की मजबूती के साथ 96.10 पर रुपया पहुंच चुका है। तो लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से रुपए की कीमत घटती जा रही थी। युद्ध जिस तरीके से लगातार बढ़ता चला गया, उसके बाद से रुपए में काफ़ी गिरावट हुई, लेकिन उसी में हर रोज़ फ्लक्चुएशंस आ रखे गए। कभी मजबूती के साथ रुपया 96.10 पर पहुंच जाता है, तो कभी जो है यही रेट वो गिरकर नीचे भी लुढ़कता हुआ नजर आता है। तो देखिए, ये संभावनाएं जो हैं सिर्फ और सिर्फ युद्ध पर निर्भर करती हैं, क्योंकि भारत जिस तरीके से यूएस से और ईरान से डील कर रहा है, जिस तरीके से भारतीय ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर रखे गए, डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखे गए, उसके बाद से ही ये डिपेंड करता है कि रुपए की कीमत क्या होगी। अगर निवेश ज़्यादा होगा, अगर भारत जो है तमाम देशों से ज़्यादा सामान खरीदेगा, यानी कि भारत का जो रिजर्व बैंक में जो डॉलर्स हैं हमारे पास वो ज़्यादा निकलेंगे, तो रुपए की कीमत वो गिरती हुई नजर आएगी। और अगर वो ज़्यादा नहीं गिरेंगे तो रुपए की कीमत गिरती हुई नजर नहीं आएगी। और यही वजह है, याद करिए, पीएम मोदी ने साफ साफ कहा था कि आप गोल्ड सिल्वर खरीदने से बचें, और तेल में भी कटौती करने के लिए उन्होंने कहा था कि आप उसके इस्तेमाल पर कटौती कर दीजिए, ताकि उसका प्रेशर जो है हमारे तमाम देशों हमारे ऊपर ना पड़े। और अगर केंद्र सरकार के ऊपर ये प्रेशर नहीं आएगा तो डॉलर जो है वो देश से ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा, और ऐसा नहीं होगा तो रुपए भी मजबूत बना रहेगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 6 पैसे की मजबूती के साथ रुपया 96.10 पर पहुंच गया है। तो ऐसे में भारतीयों की भी जिम्मेदारी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें कि कैसे जो है आप गोल्ड सिल्वर ना खरीदिए इस वक्त, और आप तेल में भी कटौती कर लें, ताकि जो है इसका सीधा असर जो है हमारे रिजर्व्स पर पड़े और भारत को कम से कम डॉलर भारत से बाहर भेजना पड़े। तो ये सीधा सीधा कैलकुलेशन है और उसी पर ये निर्भर करता है। तो जिस तरीके से एक बार वापस से हमने देखा कि युद्ध की शुरुआत हुई, सीज फायर टूटा, सीज फायर खत्म हुआ, उसके बाद वापस से रुपए के दामों में फ्लक्चुएशन आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पैसा बाहर जाएगा और डॉलर बाहर जाएगा तो इसका सीधा असर रुपए पर पड़ता हुआ नजर आएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।